ने पढ़ी थी स्टीरियोआइसोमरिज्म की डेफिनेशन। कंपाउंड्स ऐसे आइसोमर्स जिनके ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी सेम हो पर ओरिएंटेशन इन स्पेस अलग हो, वो कहलाते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। याद है आपको? हाँ याद, अच्छी बात। एक तो ये स्टीरियोआइसोमर्स थे। फिर दो तरह के थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से थे? ऐसे आइसोमर्स जो तब बनते हैं जब किसी भी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाँ, मतलब जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, इसके अराउंड आप फ्री रोटेशन नहीं कर सकते। हाँ जी, तो अगर यहां पर ए बी लगा है और यहां पर भी ए बी लगा है, तो आप कह सकते हो इसका एक दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव हो जाता है। इसमें ए बी यहां है और इस वाले ए बी को ऑपोजिट कर दो, बी ए कर दो, और अब देखो हम कहेंगे देखो ये बन गया एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? ओरिएंटेशन स्पेस अलग है, ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स हूबहू सेम है। फ्री रोटेशन अगर इस बॉन्ड के अराउंड हो सकता तो हम ए बी को घुमाकर बी ए कर देते तो बात खत्म हो जाती, पर बात खत्म हुई नहीं। इस वजह से दो अलग अलग आइसोमर्स हैं, ये दो अलग अलग स्वतंत्र कंपाउंड हैं, जैसे मेलिक और फिमारिक एसिड थे, और यू नो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन भी थी, क्या थी? कि अगर एक विनाइलिक कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हैं तो वो डिसिमिलर होने चाहिए, और दूसरे विनाइलिक से भी जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो भी डिसिमिलर होने चाहिए। ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशंस हैं। आपस में इनके किसी संबंध की हमने कोई चर्चा नहीं करी थी, वो सेम हो तो हो, अलग हो तो हो, भाड़ में जाए, वी डोंट केयर। पर एक कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक विनाइलिक कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो डिसिमिलर हो, दूसरे वाले वो भी डिसिमिलर हो, तब हम कहेंगे कि ये इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव है। एक और चीज थी डबल बॉन्ड के अलावा, क्या थी? और वो थी भैया रिंग। क्या रिंग के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि अगर आपके पास है ए बी और ए बी इस तरह से, तो आप ये देखिए रिंग में सेम साइड में है ए ए, हाँ जी, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और अगर इसी की बजाय हमारे पास यहाँ हो ए बी और उल्टा कर दें बी ए, तो आप देखें ये ए ए उल्टी साइड में है, बिल्कुल, तो ये कैसे है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अरे पर आपने तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात कही थी, बिल्कुल वही कह रहा हूं। आप ये देखो, अगर आप इस बॉन्ड को गोल घुमाना चाहें, अगर इस बॉन्ड के अराउंड इसको घुमाना चाहें कि भाई ए को घुमा के मैं नीचे ले आऊं, बी को घुमा के ऊपर ले आऊं, तो प्रॉब्लम ये होगी जैसे आप इसको घुमाओगे, आपके पास दो बॉन्ड और है इस कार्बन से। किस कार्बन से? ये इस बोल रहे हो, ये जो कार्बन है इसके ये दो बॉन्ड है ए बी, तो ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी, हाँ जी। तो अगर आप ए और बी को ट्विस्ट करोगे कि जिसमें बी ऊपर और ए नीचे आ जाए, तो इसका मतलब इस बॉन्ड को घूमकर यहां आना पड़ेगा और इस वाले को घूमकर इधर जाना पड़ेगा। तो आप ये देखो, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा, मतलब पुराना वाला तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ये ए बी, और आपने कहा इसको घुमा लेते हैं, हाँ जी, तो इसकी इसके अराउंड घुमा रहे हैं तो ये तो वही रहेगा, तो पीछे वाला था वो आगे आ जाएगा, ऑफ कोर्स बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है, क्या किया आपने? जो रिंग था इसको तोड़ डाला है, और रिंग तोड़ना नॉट अलाउड है। रिंग के अराउंड ट्विस्टिंग कर रहे हो, देखो जैसे ये देखो तुम, ये रिंग बना हुआ है, अब तुम इसको घुमा रहे हो तो घूम तो तभी सकता है ना, एक को स्थिर रखते हुए अगर दूसरे को घुमा रहे हो तो रिंग तो तोड़ना पड़ेगा, और रिंग तोड़ना नॉट अलाउड है तो गलत बात है। इसका मतलब रिंग के अराउंड फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिंग के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। और रिंग से भी अगर दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो उनमें भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो जाएगा। दोनों एक तरफ हैं तो सिस और उल्टी तरफ हैं तो ट्रांस हो जाएगा। एक वेज डैश रोटेशन बताया था, पहले भी बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। इसका मतलब लंबे भरे हुए ट्रायंगल का मतलब जिसको वेज बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ये ग्रुप प्लेन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आ रहा है, और कट वाला एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसा, इसको बोल देते हैं डैश। इसका मतलब है ये ग्रुप अंदर की तरफ जा रहा है, जिस कागज पे जिस स्क्रीन पर दिख रहा है उससे बाहर की तरफ आता हुआ वेज, और उससे अंदर की तरफ जाता हुआ एक एंगल पर डैश, ऐसा। ठीक, ये टोटल समरी थी। पिछली बार जब हमने कहानी कही थी उसकी खूब जम के प्रैक्टिस भी करी थी हमने, राइट। और अब आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। देखते हैं, चलिए। वेल,
एक बात बताइए, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के सेम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह होंगे? नॉट रियली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब उनकी स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, कुछ भी देखेंगे, हमने यहाँ 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई है, आप पाएंगे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ये एक जैसी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। जैसे स्टेबिलिटी देख लीजिए सबसे पहले। हाँ, क्या क्या कैसे देखेंगे? अक्सर ऐसा होता है कि आप देखें कि आपस में बड़े बड़े ग्रुप अगर टक्कर मारते हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर है स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, तो बड़े और बल्कि ग्रुप्स अगर उल्टे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और एक तरफ रहेंगे तो बुरा होगा, वो उतना स्टेबल नहीं होगा। जी हाँ, जैसे ये देखिए, ये मिथाइल, ये सिस टू ब्यूटीन है और ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। बल्कि और राक्षसी मिथाइल ग्रुप टक्कर मारेंगे एक दूसरे को, मजा नहीं आएगा, कहेंगे दूर लड़ना है तो दूर हो जाए यार, दूर रहोगे तो कम से कम शांति रहेगी, मारपीट तो नहीं होगी, बॉन्ड वॉल फोर्सेस तो कम हो जाएंगे, रिपल्शन। ठीक है, तो हायर स्टेरिक रिपल्शन था अगर आमने सामने थे, कम हो जाएगा अगर दूर है, तो ट्रांस टू ब्यूटीन बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस टू ब्यूटीन। हाँ, समझ में आ गया, ये तो हमेशा ये होगा, आमने सामने है, सिस है तो पाप है, तो उल्टा ट्रांस है तो पुण्य है। पहले देख लो सिस ट्रांस को, देखो जैसे ये सिस टू ब्यूटीन के दर्शन कीजिए, ये ग्रुप हैं, आपस में देखें करीब आ रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ट्रांस में ये मिथाइल ग्रुप बड़े बड़े राक्षसी है, उल्टी साइड में है। अब डिस्टेंस देखो, ये करीब है और ये दूर है, दूर होने पर थोड़ा सुख है, करीब रहेंगे तो मारपीट होती रहेगी, कौन झगड़ा करेगा यार, है ना। आप पाएंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस, क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। In general, trans is more stable than cis. ये तो गारंटी हमेशा ऐसे ही होगा। जिंदगी इतने सुख से कट जाती तो बात ही क्या थी, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल देखिए जरा। मान लीजिए अगर ये सच है तो ये क्या है? अच्छा, इसमें आमने सामने ये कैसे हैं? ये बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं, हाँ जी, और ये छोटे छोटे हल्की ग्रुप है। हल्की का बल्कि से आप देखिए, ये मिथाइल सबसे बड़ा ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। हाइड्रोजन बड़ी छोटी है, ये एक तरफ है तो लेस रिपल्शन, ये आमने सामने आ गए तो मोर रिपल्शन। एक में लेस है, एक में मोर, तो मोर नाच रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी, तो आप देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, बी आर एक तरफ है, पाप है, उल्टी तरफ है, पुण्य है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ट्रांस की बजाय सिस की। ठीक है, साइक्लोअल्केन्स में क्या होगा? साइक्लोअल्केन से साइक्लोअल्कीन्स में देख ले तो और भी मनोरंजक है। कैसे? अगर साइक्लोअल्कीन है, हाँ जी, और आप अगर देखेंगे तो 7 कार्बन तक तो रिंग में सिस ही हो सकता है, ट्रांस हो ही नहीं सकता। जैसे साइक्लोप्रोपीन है, तो अब उसमें इसमें अगर आप देखिए साइक्लोब्यूटीन है, तो अगर आप यहाँ ट्रांस बनाएंगे तो ये बंद कैसे होगी? साइक्लो तो बनेगी नहीं, हाँ जी। तो 7 कार्बन तक तो पलट के रिंग बनती ही नहीं है अगर अल्कीन और ट्रांस हो। जैसे साइक्लोहेक्सीन देखें, बड़ा प्यारा है। अच्छा, ये ध्यान से देखिए, ऐसा था, अपन ने क्या किया, इधर से लाके से बंद कर दिया, ये साइक्लोहेक्सीन बन। अगर आपकी तमन्ना है कि ट्रांस बने, हैं, हाँ, आपकी तमन्ना है ट्रांस बने, तो ट्रांस कैसे बनता है? ये यहाँ कैसे कैसे, ये 1 मिनट 6 मेंबर रिंग तो बनता नहीं, ज्यादा हो जाता, एग्जैक्टली ज्यादा हो जाता। तो अगर 1 2 3 4 5 6 में आप चाहते थे कि ये पलट जाए, तो इतने लंबे लंबे कार्बन बॉन्ड बनेगी नहीं, ये पलटेगा नहीं, साइक्लोहेक्सीन ट्रांस नहीं हो सकती। इनफैक्ट 7 कार्बन तक का डेटा मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप याद कर लीजिए इसको। 7 कार्बन साइक्लोहेप्टीन तक साइक्लोअल्कीन सिर्फ और सिर्फ सिस हो जाती है, ओनली इन सिस फॉर्म। ठीक है, क्यों? एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंगल स्ट्रेन मतलब मुड़ कराने के लिए उसको इलीगल एंगल्स रखने पड़ेंगे, जो कि संभव। ठीक है, 7 तक आपने बोला है नहीं हो सकता, तो 8 पे हो सकता है। ये क्या बना रहा हूं मैं, देखिए, ये क्या है? ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो ऑक्टा, या ऑक्टी, टेट्राईन नहीं, ऑक्टीन ही है, तो साइक्लो ऑक्टीन। और ये कैसी है? अगर ध्यान दीजिए तो ये सिस। ट्रांस बनाते तो कोशिश कर लेते हैं, ट्रांस तो ऐसा होता है, हाँ जी,
और अब यहां पर 1 2 3 और 4 रो पीट के अगर आप चाहें तो मर खप के जैसे जैसे मुड़ करा जाते हैं, और ये बताया जा रहा है कि 8 या उससे ज्यादा कार्बन में आ जाते हैं। तो ये हो गई ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन। पर आप देखो हाथों को ऐसे मोड़ोगे तो भी बनाना आसान है, क्योंकि ऐसे हैं। अब यहाँ मोड़ के ऐसे आएंगे तो फील होगा ना। तो इसमें ट्रांस साइक्लोअल्कीन्स पे देखोगे तो सिस इज बेटर ऑफ देन इन साइक्लो अल्कीन्स। रिंग बनाना ज्यादा आसान है सिस में बजाय ट्रांस के। 7 तक तो सिस ट्रांस होता ही नहीं, 8 से चालू होता है। उसमें भी सिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस। अच्छा, ठीक है। हमेशा छोटी रिंग्स में 8 से 11 तक की रिंग्स अगर तुम देखोगे तो सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। और बहुत ही बड़ी बड़ी रिंग है तो फिर तो स्ट्रेन में फर्क नहीं पड़ता। कार्बन चेन लंबी होगी तो कोई स्ट्रेन फ्रेन नहीं है, तो मस्त रहता है जैसे चाहिए चाहिए। एंड देन एट टाइम्स ट्रांस अपीयर्स मोर स्टेबल देन सिस। अच्छा, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस अगर 8 से 11, 8 9 10 11 ये 4 साइक्लोअल्कीन्स के लिए सिस इज बेटर। ठीक है, 12 ऑनवर्ड्स ट्रांस तो वैसे ही खुश थी तो ट्रांस पे से हो जाती है अच्छी। पहले सिस के दर्शन कर लीजिए। साइक्लोऑक्टीन देखिए, सिस साइक्लोऑक्टीन और ये गंदी सी ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, सिस ज्यादा स्टेबल। क्यों? ट्रांस को उलझी हुई है इसलिए। आप देखिए कोई ऐसे करके बैठता है और ऐसे 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 करके हाथ मुड़े हुए, मुश्किल तो पड़ती है ना, अशुभ है। हाथ सीधे से रखे हुए ऐसे ज्यादा अच्छा है, स्टेबल ज्यादा है। अच्छा, जैसे एक बार प्रॉपर्ली देख लीजिए, 3D मॉडल में देख लीजिए उसको। क्या है ये है ट्रांस। आप ध्यान से देखिए, एच एच उल्टी दिशाओं में है, ये ट्रांस। अच्छा, और दूसरा देखिए सिस, एच एच एक ही दिशा में है तो सिस है। छोटी रिंग्स में 8 9 10 11 में सिस इज अ लिटिल मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू ट्रांस। ये फैक्ट है, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, अगर रिंग में कार्बन 12 से ज्यादा हो फिर गाड़ी पलट जाती है। ट्रांस बिकम्स मोर स्टेबल देन सिस। जो कि ओपन चेन में होता था वैसा ही लक्षण रिंग में भी आ जाता है। एंड ट्रांस अपीयर्स टू बी अ लिटिल मोर स्टेबल देन सिस। एग्जांपल देख लीजिए, सिस साइक्लो डोडेकीन, डोडेकीन डोडेकीन, डेकीन के तो ऊपर 12 कार्बन है इसमें, और यह ट्रांस साइक्लो डोडेकीन। ध्यान से देखिएगा, एक हिस्सा इसका ये कैसा है, इस टुकड़े को काट के यहाँ लिखा है, इस टुकड़े को काट के लिखूं तो ये ऐसा है। ये सिस है और ये ट्रांस है। देख पा रहे हैं आप इसे साफ साफ? बिल्कुल, अच्छी बात है। यहां पर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगी। ये कैसे पता लगेगा, प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हैं, ये याद समराइज करता हूं, देखिए। ओपन चेन साइक्लोअल्केन्स में से आमतौर पर सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, कोई झगड़ा ही नहीं। रिंग में 3 केस है। सबसे छोटी रिंग 3 कार्बन की होती है। 3 से 7 कार्बन तक, 3 to 7 कार्बन तक तो रिंग बनती ही नहीं। लेस देन 8 का मतलब है 3 to 7 कार्बन एटम्स तक तो मतलब रिंग बनती नहीं। मतलब मेरा मतलब है कहने का कि ट्रांस साइक्लोअल्कीन बनती। रिंग तो ऑफकोर्स बन जाती है 3 पर, है ना, लेकिन 3 से 7 कार्बन तक नो साइक्लो अल्कीन इन ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, सो ओनली सिस। तो इसमें नो जीआई इज पॉसिबल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसकी स्टेबिलिटी की बात ही है। और अगर बहुत लंबी चेन है, 12 कार्बन या उससे ज्यादा है, तो ट्रांस उसमें भी ज्यादा स्टेबल, कोई बात। और बीच में एक छोटा सा 4 रिंग्स का झगड़ा आता है। 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन और 11 कार्बन, 8 9 10 11, अगर इतने कार्बन है और रिंग है, then you will find cis is more stable than trans. जैसे साइक्लोनोनिन है तो cis cyclononine is more stable than trans. Cis cyclodecene is more stable than trans, and so on and so on. Right? This is the overall insight. अगर ये बात समझ में आ गई है, इसी बात पे क्वेश्चन कर ले। हाँ बिल्कुल। Which of the following compound can show geometrical isomerism? कौन दिखाता है geometrical isomerism?
देखते हैं भैया कौन दिखाता है, कौन दिखाता है, कौन दिखाता है। वेल दिस इज साइक्लोडेकीन। डेकीन 10 कार्बन तो दिखा देगी, यस। सिस ट्रांस ये कैसी है, ये सिस है, ध्यान से देखो, टिंग टिंग टिंग, ये सिस है। ट्रांस कैसे होगा वो भी बता देता हूँ, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग। यहां से देखो, हाँ हाँ, क्या क्या क्या, क्या किया, ध्यान से देख, ध्यान से, टैंग 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 टैंग, ये ट्रांस वाला। लुक एक जैसी है, पर एक जैसे है नहीं। अच्छा, और ये महाराज साइक्लोपेंटीन ना, क्यों, 8 कार्बन से बड़े में अल्कीन के पास आइसोमरिज्म आएगा। ठीक, और डाइपोल मोमेंट के बारे में तो बताइए ना सर। डाइपोल मोमेंट देखिए, डाइपोल मोमेंट बच्चों को थोड़ा सा रहस्यमय लगता है, बुरा लगता है, और अशुभ ही मानते हैं बच्चे से। तो मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ डाइपोल मोमेंट। हाँ हाँ, ऐसे ही बताया करो, हर चीज दोबारा दोबारा तिबारा बताते रहा करो, ताकि बड़ा अच्छा लगता है। पुराना भूल जाते हैं ना, हमने पढ़ा नहीं होता है। कायदे में तो पढ़ना चाहिए तुम्हें, हैं। हाँ, और फिर भी मान लो रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आगे तबाह ना हो, इसलिए दोबारा शुरू से, एकदम शुरू से बता देता हूँ। हाँ, ये सब बढ़िया बातें, ऐसी बातें करते रहो, मजा आता है। सुनो, अगर कोई दो एटम आपस में जुड़े हैं ए बी, और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शर्म करिए, और किसी भी शेयर बता रहा हूं, किसी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर घसीट लेने की, हड़प लेने की शक्ति है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो अपनी ओर हड़प ले वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जिससे छीन लिया जाए वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं उस तरफ हल्का सा आ जाता है माइनस चार्ज, और जिसके खुद के पर्सनल इलेक्ट्रॉन खसक जाते हैं उस पर हल्का सा आ जाता है प्लस चार्ज। और यदि ये प्लस और माइनस चार्जेस, यदि ये प्लस और माइनस चार्जेस एक डिस्टेंस डी से सेपरेटेड हैं, यदि ये प्लस और माइनस चार्जेस एक डिस्टेंस डी से, फाइनाइट डिस्टेंस डी से सेपरेटेड हैं, तो हम कहेंगे अरे ये तो बन गए एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ढपोल नहीं, डाइपोल। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। हाँ जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ कितनी शक्ति से, कितने स्ट्रांगली इंटरैक्ट करती है, ये डिपेंड करता है एक चीज पर जिसको ये जगत कहती है डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, इसका सिंबल होता है म्यू, और म्यू निकालते हैं क्यू क्रॉस टी। है क्या क्या, क्यू क्रॉस टी, क्यू क्या है आखिर, क्यू, ये क्यू, क्यू प्लस और क्यू माइनस। आपने तो डेल्टा कहा था, उसी को क्यू बोल दिया है। अगर चार्ज है क्यू प्लस और क्यू माइनस, तो डाइपोल मोमेंट है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, यूनिट है कूलॉम मीटर। और क्या बताता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसका, उसके दूसरों से इंटरेक्शन ज्यादा शक्तिशाली होंगे, डाइपोल मोमेंट कम होगा तो दूसरों से इतना इंटरेक्शन शक्तिशाली नहीं, दूसरे डाइपोल से चार्जेस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, ये अच्छा किया, सब बता दिया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या है, एक चीज और याद दिला दूं, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास है CO2, तो मानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, और इस डाइपोल मोमेंट को ऐसे दुम कटे एरो की तरह दिखा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन खसक गए उस दिशा में तीर, और दुम क्यों काट दी, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भ्रम ना हो। बॉन्ड नहीं है ये, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई है, तो दुम का टायरो है ऐसा, एक इधर है और एक इधर, एक थराजा एक थिरानी, दो नंबर के, खत्म कहानी। दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए। हाँ, हो जाए। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास है H2O है, तो HOH, तो OH का डाइपोल मोमेंट इधर है और इधर है, तो नेट क्या होगा, नेट आप इसका और इसका वेक्टर सम निकाल लीजिए, तो इस दिशा में आ जाएगा, ये होगा ओवरऑल डाइपोल मोमेंट, जो वेक्टर सम लेकर आएगा। डाइपोल मोमेंट जुड़ सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, हूबहू ठीक जैसे वेक्टर जुड़कर कैंसिल होते हैं ऐसे। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है हमारे, है कि सही, आसान सी बात है, मुश्किल बात तो ये है ही नहीं। ठीक है।
अब बात आती है डायपोल मोमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, क्या होता है, हमने कह दिया वेक्टर जुड़ते हैं कट जाते हैं, तो सी और सीएल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा और ऐसा। तो क्या करेंगे, तो जोड़ के देख लेना क्या करेंगे, उसमें क्या करना है, वेक्टर को रिजॉल्व कर दे और जोड़ डाल। अच्छा, मतलब ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो क्या आप देख सकते हैं कि इस को अगर रिजॉल्व करेंगे तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, काट डालेंगे एक दूसरे को, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ओवरऑल जुड़ जाएगा। हाँ जी, तो जीरो होगा क्या, ना ना म्यू जीरो नहीं होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे बकायदा जीरो हो जाए, क्यों, आप देखिए, एक इधर, ये, तो आप अगर देखिए, सॉरी ये इधर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट वेक्टर्स गए कट, और ओवरऑल म्यू आ गया फटाफट। ठीक है, तो सिस के, समझ गए हम, सिस के डायपोल मोमेंट जुड़ जाते हैं और ट्रांस के कट जाते हैं, एक जैसे हो तब, सीसीएल एक जैसा था इसलिए। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, आसान है, मुश्किल नहीं है। वो तो जब आप डायपोल मोमेंट की परिभाषा भूल जाते हैं और डर जाते हैं तब दिक्कत आती है। अगर आपको वो, ये मैंने पूरी दोबारा बोल दी, आपके संकट तो ही कट गए। ये अच्छा किया, ऐसे ही पढ़ाया। आगे पढ़िए, देखिए क्या होता है। नालायक बच्चों, नालायक बोल दिया मैं, अच्छा किया, तुम पढ़ो यार, काम की बात करो, फिर बकवास में ध्यान क्यों लगाते हो। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये क्या हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बढ़िया है, वैसे ही तो है। तब मिथाइल मिथाइल और सीसीएल करते, अब देखो मिथाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्यों, तो उससे इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये कैसे पता लगाया आप, ये कार्बन है sp3 और ये कार्बन है sp2, sp2 is more electronegative than sp3। इनके भी पप्पा जी है sp, जो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, तो sp2 वाला इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा sp3 से, अगर कार्बन ही कार्बन सेम एटम है, तो sp2 वाला sp3 से कार्बन नोच लेगा। और इन सबकी सरताज है क्लोरीन, तो बहुत ही नंबरी है, वो इधर है। यहां पर क्या होगा, ये ऐसा है और ये ऐसा। अरे हाँ हाँ, आओ रिजॉल्व करें वेक्टर, करते रहना तुम, तो तुम ये देखो, एक इधर है, हाँ जी, तो जब तुम इसे रिजॉल्व करोगे तो आएगा इस तरह से, ऐसे, इसको रिजॉल्व करोगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल जुड़ जाएंगे पर वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, और यहां पर ये ऐसा है और ये भी ऐसा है, हॉरिजॉन्टल भी जुड़ेंगे और वर्टिकल भी जुड़ेंगे। तो जिसमें जुड़ ही जुड़ रहा है वो ज्यादा होगा, जिसमें कुछ कैंसिल हो गया वो कुछ तो कटेगा, कम होगा ना। हाँ जी, अच्छा, ये तो सही बात बताई आपने। पुराने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें दोनों विड्रॉइंग दोनों रिलीजिंग थे, उसमें एक रिलीजिंग एक विड्रॉइंग था, तो अलग हो जाएगा। यहाँ ट्रांस appears to have more dipole moment as compared to cis। कट नहीं रहा, जीरो नहीं हो रहा, बढ़ गया है उनके। अरे वाह, अच्छा था, बढ़िया था। आइए बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, खून उबल रहा है हमारा, खून ठंडा रखो, कोई उबलने की जरूरत नहीं है ना। अभी तो आप ये देखिए, जैसे जैसे डायपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा, एटम्स आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये तो डायपोल मोमेंट का लक्षण था, यही काम था उसका। जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो हायर द डायपोल मोमेंट ऑफ अ स्टीरियोआइसोमर, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट स्टीरियोआइसोमर। जैसे जैसे डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, दोनों स्टीरियोमर्स में से जिसका डायपोल मोमेंट होगा ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा ज्यादा। ये है हमारा पक्का वादा। तो डायपोल मोमेंट देख ही चुके, तो वैसे बॉइलिंग पॉइंट लिख देंगे, जी हाँ, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा, डायक्लोरोबीटी। यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे तो आपने साइक्लोप्रोपीन बना दी, जी हाँ। तो मिथाइल और मिथाइल अगर आप ऐसे लगाएं, तो
और यहाँ पे कुछ ये रिलीजिंग कैसे है, कुछ भी कर लें, जो भी मान लें, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये म्यू तो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, और ये जीरो नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसका ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सही सही लेकिन ज्यादा। अच्छी बात है। मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस का महत्व है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक दूसरा फैक्टर का बड़ा महत्व हो जाता है, और वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बढ़िया पैकिंग। जितना पास पास जमा जमा के एक के ऊपर एक लगा सकते हैं, उतना अच्छा ट्रैक्शन होगा, उतनी बढ़िया पैकिंग होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और ट्रांस में पैकिंग टिपिकली ज्यादा अच्छी होती है बजाय सिस। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो आप देखिए, ट्रांस टू ब्यूटीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सिस, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा था, डायपोल मोमेंट के चलते मेल्टिंग पॉइंट में डायपोल मोमेंट का इतना महत्व नहीं रह जाता, ट्रांस बिकम्स मोर देन सिस बिकॉज पैकिंग नाउ बिगिंस टू टर्न। अच्छा, in general trans isomers have higher melting points as compared to cis isomers, right? Absolutely right। यहां पर क्या होगा, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट्स देखेंगे तो आप पाएंगे फिर से ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिटिंग अच्छी होगी इसकी बजाय cis, राइट, इन जनरल। फिर से वही बात है, सिस है और ट्रांस, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, डायपोल मोमेंट की, ट्रांस का ज्यादा है, पैकिंग अच्छी होती है ट्रांस की। एंड व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बताते हैं आपको, सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का पुराना पुश्तैनी फंडा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो जैसा होता है वैसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। काम की बात करिए, केमिस्ट्री की बात करते हैं। इन जनरल अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में घुलना पसंद करता है, और अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में घुलना पसंद करता है। पानी कैसा है, हाईली पोलर है, तो जैसे जैसे डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा वैसे वैसे पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन में, ट्रांस टू ब्यूटीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, वो ज्यादा पोलर है, वो ज्यादा घुलेगा पानी में एज कंपेयर टू ट्रांस। सिस विल बी मोर, करेक्शन है, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है ऑफ कोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्सेस भी ज्यादा होंगे, पानी में सॉल्युबिलिटी सिस की ज्यादा होगी बजाय ट्रांस की। ये क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसा है, म्यू डायपोल मोमेंट म्यू इसका ज्यादा है, इसमें म्यू कैंसिल हो जाए लेस, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी इन वाटर, ये पानी में अगर देख रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, राइट, कर दिया। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ हेक्स 3ene व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, हेक्स 3ene है, एक ट्रांस है, एक सिस है, कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं, ए मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड डायपोल मोमेंट इज हाई फॉर ट्रांस, गलत बात है कर दी, क्यों, ट्रांस में अगर आप देखेंगे बड़ा सिमेट्रिक सा लग रहा है, तो म्यू तो हो जाएगा जीरो। अच्छा, तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकता है, तो डायपोल मोमेंट तो कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई फॉर ट्रांस, ट्रू, डायपोल मोमेंट हाई फॉल्स, ये तो गलत हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इज लो फॉर ट्रांस, मेल्टिंग पॉइंट इज लो फॉल्स, ये भी गलत हो गया, ये ट्रू था, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड डायपोल मोमेंट इज लो फॉर ट्रांस, ये सही, और दोनों को लोअर आएगी तो बिल्कुल ही गलत है, सी इज द आंसर, कैन यू सी दैट, यस। नेट डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो फॉर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन में डाइक्लोरो, बिल्कुल बढ़िया काट देंगे एक दूसरे को, म्यू जीरो हो जाए, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, इसमें म्यू नॉट जीरो है, क्यों, जुड़ जाएगा इस तरह, ट्रांस कट जाएगा, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, OH और OH, अगर सिर्फ एक एटम होता तो अलग बात थी, पर OH का खुद का भी डायपोल मोमेंट है, आप देखिए वो कैसे भी जा सकता है, दैट मे और मे नॉट कैंसिल
ये वाला कैंसिल हो जाएगा CO का, पर OH का कैंसिल हो जरूरी नहीं है, इसके चलते दिस ऑल्सो हैज mu नॉन जीरो. Answers are B and D. Net dipole moment is non-zero for B as well as for D. Done? Oh wow, lovely. Which of the following compounds can show geometrical isomerism? कौन दिखा सकता है GI? ये तो एक बढ़िया सुंदर सा ब्रिज्ड कंपाउंड है, पर है जैसा है तो कुछ नहीं करेगा इसमें. हाँ, इसमें अगर द्वार फरमाइए सिस और ट्रांस, जैसे एक आप ये देखिए, एक रिंग, इससे दो मिथाइल जुड़े थे, तो वो मिथाइल कैसे जुड़ सकते हैं? वो मिथाइल सिस हो सकते थे और ट्रांस भी. हाँ जी, तो ये GI है. हाँ जी. और अगर अब मैं ये कहता हूं कि इसी में यहाँ पे रिंग बना दो, तो ये बन जाएगा. अच्छा, तो इसके तो दो हो सकते हैं सिस ट्रांस, बिल्कुल, तो GI शो करेगा, तो करेगा तो नहीं करेगा. यहाँ क्या है? हाँ देखिए, कार्बन से HO मिथाइल अलग है. हाँ जी, और इसको काट डालिए तो ये और ये अलग है. हाँ है, तो क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड GI होगा? बिल्कुल होगा, जरूर. उसे कैन दे शो? द आंसर इज यस, दे कैन शो. अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन पेयर ऑफ आइसोमर्स इज. ये बड़ा खूबसूरत है. सिस पापी है या ट्रांस? वैसे तो सिस बुरा होता है, पर यहां पर मैं आपको एक बड़ी स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ. देखिए, क्या क्या आप देख रहे हैं कि ये पास पास है? अगर ये पास पास है, आमने सामने है, तो इनमें एक बड़ा स्पेशल कांड होगा जो यहां नहीं हो सकता. क्या? यहां पर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूल. जी हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर आपस में H बॉन्डिंग हो जाएगी, और H बॉन्डिंग से तो मजा आएगा. हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ेगी. हाँ भाई हाँ. तो सिस, वैसे सिस पापी माने जाते थे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, पर वो पाप पुण्य हो जाएगा, वो नफरत प्यार बन जाएगी. कब? अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे तो हमेशा सिस पापी नहीं होते. अगर उनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की शक्ति आ जाती है, तो वो उल्टे और स्टेबल और बेहतरीन हो जाते हैं. राइट? ये देखिए, मेलेट और फ्यूमरेट आयंस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मेलेट में, और फ्यूमरेट में अगर आप देखेंगे तो है जैसा है, आपस में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर है. दे डोंट केयर फॉर ईच अदर. दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू दैट. डन. डन. Out of 1 and 2, which have higher value of the following properties? Well, cis to butene और trans to butene है. Dipole moment, ये 1 is, this is trans and this is cis. Trans का mu 0. हाँ जी, तो म्यू किसका ज्यादा है? सिस का, 1 का. सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा है? सिस की. बॉइलिंग पॉइंट सिस का. मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस में फिटिंग अच्छी होती है तो ट्रांस का, और स्टेबिलिटी ट्रांस की अच्छी है. ऐसे ऐसे आता है. डन. ऑफ कोर्स डन. अगर वहीं पे मिथाइल के साथ Cl लगा दिया जाए तो अब बताओ क्या होगा? वेल, डाइपोल मोमेंट देखते हैं, ऐसा और ऐसा, जो सिस लाइक है, और ट्रांस में ये है. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जुड़ जाएंगे 2 में, तो 2 का ज्यादा हो. डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो पानी में सॉलिबिलिटी इन वाटर है, ये पानी में सॉलिबिलिटी ज्यादा हो. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स जिसका ज्यादा है वो ज्यादा हो. ट्रांस है तो क्रिस्टल में फिटिंग भी अच्छी होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका 2 का ज्यादा होगा. हर चीज में, हर चीज में 2 ही 2 जीत. क्या हार्ट ब्रेकिंग है ये. 1 की कोई इज्जत नहीं है, हर जगह बस 2 ही 2 है, 2 ही 2 है, और कुछ नहीं. जित देखूं तित तू ही दिखत. अगर आपको याद हो, बड़ी मशहूर पंक्ति है रस खान की भगवान कृष्ण के लिए, तो तू ही दिखत, तू ही दिख रहा है जी. यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं. आउट ऑफ 1 and 2 विच हैव हायर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. मेरे पास अब डाइक्लोरो, डाइक्लोरो है. दोनों क्लोरीन्स इधर खींच रहे हैं, एक Cl यहां और एक Cl यहां. 2 वाले का म्यू 0 है, तो 1 का म्यू और सॉलिबिलिटी दोनों ज्यादा होंगे. ऑफ कोर्स पानी में सॉलिबिलिटी की बात हो रही है और किसी की नहीं. बॉइलिंग पॉइंट 1 का ज्यादा होगा, और फिटिंग अच्छी है तो मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी 2 के अच्छे होंगे. क्यों? स्टेरिक रिपल्शन वगैरह भी 2 में कम है, इसलिए. राइट?
वाओ, ये क्या है? मेलिक वर्सेस फ्यूमारिक एसिड, लवली। अगर आप देखें तो इसमें भी अगर आप देखें तो डायपोल मोमेंट्स यहां पर कट जाएंगे, तो 2 का डायपोल मोमेंट कम होगा, 1 का ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ है। क्या? ऐसी गड़बड़ जो अदरवाइज बाकी पहले वाले केसेस में नहीं थी, और वो ये कि अगर आपके पास COOH यहां है और COOH यहां है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी मस्त हो सकती है किसमें? मेलिक एसिड। अच्छा, और अगर मेलिक एसिड में इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो रही है, हाँ जी, तो तो आपस में एच बॉन्ड बना लिए हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है तो उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। पर जब खुद अंदर ही अंदर बॉन्ड बना लिए तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तब उतनी नहीं रह जाएगी। वो खुद में ही खुश हैं, उनको दूसरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और फ्यूमारिक एसिड में दोनों दूसरे उल्टी उल्टी दिशाओं में है, तो ये भी बड़े मजे से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी बड़े मजे से पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पानी बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, और क्या होगा? आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नया तड़का लग गया है यहां पे। सॉल्युबिलिटी पानी में 1 नहीं 2 की ज्यादा होगी। डायपोल मोमेंट से ज्यादा तगड़ा फैक्टर है कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसलिए दैट ओवरराइड्स द फैक्टर ऑफ डायपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का तो वही सीधा सा फंडा है, कौन सा? कि भाई जैसे जैसे क्रिस्टल में फिटिंग अच्छी होगी, मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट तो 2 का ही अच्छा होगा। स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो अब गाड़ी पलट चुकी है, क्योंकि 1 में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा रही है, जो 2 में है ही नहीं। तो हो सकते थे स्टेरिक रिपल्शन, मना नहीं है, पर वो नफरत प्यार में बदल चुकी है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो स्टेबिलिटी भी भाई 1 की ही ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट पे भी अगर आप देखें तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके मस्ताने हो रहे हैं मेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठे हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलिक एसिड से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढंग की नहीं करेंगे। जबकि फेमरिक एसिड, पानी के मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्बिलिटी की बात है, या अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। फ्यूमेरिक एसिड के कई सारे मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी वॉलेटाइल होने की, उड़ उड़कर वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा 2 का एज कंपेयर टू 1। अरे वाह, तो ये सारी चीजें, इनका तो डायपोल मोमेंट से कोई संबंध ही नहीं रहा। जी हाँ, इनका डायपोल मोमेंट से संबंध नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब उनके पप्पा जी आ गए हैं, कौन? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़े शानदार एग्जाम्पल था। आइए अब इसी कथा को दूसरे मोड़ों पर ले चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? कौन दिखा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? और कायदे में यह भी पूछना चाहिए अराउंड व्हाट, क्योंकि 2 फीचर्स हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड या रिंग के अराउंड। तो आप देखिए, ये दोनों मिथाइल और सीएल, ये सिस भी हो सकते हैं और ट्रांस भी। ये रिंग के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है, यस। और जो अल्कीन है वो सिस अल्कीन ही रहेगी, और 7 कार्बन तक की रिंग में सिस ही रहेगी, वो ट्रांस नहीं हो सकती। तो डबल बॉन्ड के अराउंड नो जीआई, बट रिंग के अराउंड यस। और कहीं भी यस है तो ओवरऑल तो यस यस, बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या होगा? क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई हो सकता है? ना। क्या एक सीएल अकेले जीआई दिखा सकती है? ना। लेकिन ये जो NH है, अगर ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इसे, N तो एक तरफ लोन पेयर है और एक तरफ H। और अगर इसको 2 टुकड़ों में काटिए, यहां N जो है वो 2 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, एक लोन पेयर से और एक H से। और यहां जो एक कार्बन है, एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सीएल वाला है। तो दोनों एटम्स, दोनों विनाइलिक एटम्स अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? जवाब है जी हां, इसके अराउंड हो सकता है। इसमें रिंग के अराउंड नहीं होगा, या रिंग के कारण नहीं होगा, दूसरे डबल बॉन्ड के कारण नहीं होगा, पर जो इमीन वाला डबल बॉन्ड है, NH वाला डबल बॉन्ड है, उसके कारण। अच्छी बात है, अरे शानदार बात है जी। समझ गए हम डबल बॉन्डों के अराउंड। कंट्रोल करें अपने आप को, जैसे इसको देखिए, ये है CH2,
इसके अराउंड या इसके अराउंड जीआई हो सकता है? नहीं। क्यों? ये दोनों एच एक जैसे। इसके अराउंड नहीं। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर रिंग है। इसके कारण एक ही तो है। आप कहेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट है, पर ये तो चपटा चपाट प्लेन में है, ये ना ऊपर आएगा या नीचे। दोनों ऊपर तो सिस, दोनों नीचे तो भी सिस। एक ऊपर एक नीचे ट्रांस, पर एक ऊपर या नीचे है और दूसरा उसी प्लेन में है, ना ऊपर है ना नीचे, तो इसको सिस ट्रांस नहीं कहेंगे ना। sp2 हो गया, चपटा चपाट उसी प्लेन में हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा। ओ माय गॉड। और इन अल्कीन्स के अराउंड कुछ नहीं होना। अच्छा, और डबल बॉन्ड उसके अराउंड शायद कुछ हो जाए। सी के साथ एच है और मिथाइल है, यहां ये डबल बॉन्ड है। अगर आप गौर से देखिए, यहां से देखिए, ऐसे इस तरह से देखिए। अच्छा, तो यहां अल्कीन है और यहां नहीं है। जी हाँ, यहां अल्कीन है और यहां नहीं है। सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो इस कार्बन से भी दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, या ऊपर वाले से भी दो अलग अलग जुड़े हैं। तो क्या ये दिखा सकता है जीआई? यस, ये बिल्कुल दिखा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जो बाहर का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके अराउंड ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या बोला? क्या बोला? एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक क्या होता है? वो डबल बॉन्ड जिसकी एक टांग रिंग में हो, एक टांग बाहर। ये है एक्सोसाइक्लिक। एक कार्बन रिंग में है, एक बाहर है, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक, ऐसे। गुड इनफ। चलो अगला बताओ, कौन बनाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? यहां पे sp2 हो गया तो रेस से बाहर हो गया, प्लेन में है, अकेला कुछ कर नहीं सकता, नो जीआई। ये, हाँ, ये ट्रांस है साइक्लोडकीन, लेकिन ये सिस भी हो सकती है। तो यस, बड़ी रिंग है, 10 मेंबर्ड कार्बन की रिंग है, तो इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अवश्य होगा। ठीक, तो बच्चा लोग, ये तो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे इसके प्रोडिक्शन करने की कहानी, जो हमको थी आपको बहुत बढ़िया से सुनानी और हमने सुना दी। अब आपको एक दूसरी चीज देखनी। अगर आपको कुछ बता दिया जाए, कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कोई कहे कि बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन क्या है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, सबके स्ट्रक्चर बनाओ या गिन दो, कम से कम गिन सकते हैं। हाँ, गिन सकते हैं। कैसे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको करने हैं। तो वैसे इसके दो तरीके होते हैं। एक अच्छा तरीका, लेकिन जिसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है और अनसर्टेनिटी होती है। एक इंफीरियर तरीका जो बहुत पॉपुलर है और जिसमें दिमाग बिल्कुल ज्यादा नहीं लगता, अंधे ब्लाइंड फॉर्मूले लगा के काम होता है, इसलिए पॉपुलर है। गड़बड़ क्या है? क्रिटिकल केसेस में ये गलत हो जाता है और बच्चों को पता नहीं लगता कि कौन से क्रिटिकल केसेस हैं। लेकिन फिर भी कई जगह जो पॉपुलर आपको क्वेश्चन दिखेंगे गाइडो वाइडो में सस्ती, उन सब में क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे कम से कम। तो इसलिए बच्चे से पसंद भी करते हैं, बहुत सुपरहिट है, फेवरेट है, लगभग सब लोग इसे पढ़ाते हैं। इस वजह से इसे एक बार कवर जरूर कर देंगे, बट दिस माय ड्यूटी टू वार्न यू, सारे क्वेश्चंस या सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इससे सही नहीं आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में फ्लॉप हो जाता है। तो पढ़ाई क्यों रहे हो? कम से कम कुछ सर्टेनिटी तो है कि कुछ केसेस तो हो जाएंगे, राइट? तो पहले उनको तो देख लेते हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरा मेथड है वो तो है कॉमन सेंस, बनाओ और किन लो। और कॉमन सेंस इज अ लिटिल अनसर्टेन एंड डेंजरस सेंस एंड नॉट ट्रूली वेरी कॉमन एक्चुअली, राइट? तो आइए देखते हैं जीआई कैलकुलेशन। डिफरेंट टर्मिनल ग्रुप्स या सेम टर्मिनल, दो केसेस हैं इसमें। कौन से? जो अल्कीन है उसके ये जो इस साइड में और इस साइड में जो लगे हैं ग्रुप्स, भाई एक आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी। हाँ, तो अब अगर आप उसमें देखें कि ये जो इस एंड पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये टर्मिनल ग्रुप्स हैं। अक्सर तो लोग ऐसे करते हैं कि यहां एच एच लगा देते हैं। अच्छा, और यहां जी जी, जो जी है ये टर्मिनल ग्रुप्स। तो अगर वो अनसिमेट्रिक हुए, डिफरेंट हुए, तो उसकी गिनती ज्यादा आसान है। बदतमीजी तब ज्यादा होती है जब वो एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? एक एक करके दोनों देखते हैं जी, आओ देखते हैं, देखिए। ठीक, अगर डिफरेंट टर्मिनल ग्रुप्स हैं तो क्या होगा? बहुत ही आसान है फिर तो, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ये क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH।
यहाँ एक जगह Cl लगा, एक जगह मिथाइल लगा, ये ग्रुप सेम है? ऑफ कोर्स सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? वेल, एक डबल बॉन्ड के अराउंड आप सिस रख सकते हैं या ट्रांस, दूसरे के अराउंड भी सिस रख सकते हैं या ट्रांस। तो आपके पास जो पेयर बनेंगे कौन से होंगे? सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस और सिस, और ट्रांस और ट्रांस। ये क्या लिख रहे हो? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, त्रिजी को कर रहे हैं आप, है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाँ जी, तो ये हो सकता है कि 1 और 3, 1 सिस और 3 सिस, या 1 सिस और 3 ट्रांस, या 1 ट्रांस और 3 सिस, या 1 ट्रांस और 3 ट्रांस। इस तरह की 4 कॉम्बिनेशन संभव है। हाँ जी, और तो कितने जीआई हुए? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, सीसी, सीटी, टीसी और टीटी। हाँ, तो अगर 2 डबल बॉन्ड थे, अगर एक डबल बॉन्ड था तो सिस ट्रांस, अगर 2 डबल बॉन्ड थे तो ऐसे कर लीजिए। तो अगर 1 डबल बॉन्ड, अपन कोशिश करते हैं 1 डबल बॉन्ड, उसके 2 जीआईस हैं, इसके अराउंड अगर अनसिमेट्रिक एंड्स हैं, तो अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो 4, यानी कि 2:2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, कहना क्या चाहते हो आप? एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। अगर मान लो 3 हुए तो कैसे दिखा देता हूं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट, इसमें गड़बड़ नहीं है। 1 2 3 है जैसे, और मान लो एक तरफ है CH3 और एक तरफ है Cl। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक 1 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, एक 5 नंबर पर है। तो इट कुड बी सिस सिस सिस। हाँ जी, सारे सिस हो गए। ठीक है, या किसी भी एक जगह ट्रांस रख दो। अब चूंकि अनसिमेट्रिक है फ्रंट और बैक से, तो हम ये भी कर सकते हैं कि भैया 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पर, कभी 5 नंबर पर या 3 नंबर या 1 नंबर पर ट्रांस कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर दो ट्रांस होंगे तो एक सिस होगा, तो सिस या तो यहां या यहां या यहां दिया, बाकी 2 ट्रांस कर दिया, टी 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 टी। क्या कर रहे हो? ये आसान है, मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता देता हूं। क्या किया आपने? ऑल सिस, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप की है ना। या फिर सेकंड केस, 3 में से कोई 2 सिस हैं, एक जगह ट्रांस रख दिया, तो मैंने ट्रांस 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 तीनों लोकेशन पर रखा, बाकी सब जगह सिस भरती। तो ऑल सिस, 2 सिस, 1 ट्रांस। फिर 1 सिस और 2 ट्रांस भी एक संभावना है। तो अगर एक ही सिस है तो यहां यहां और यहां एक सिस रखा, बाकी सब जगह ट्रांस भर दिए, 3 संभावनाएं ये हो गई। और सारे ट्रांस भी तो हो सकता था। हाँ, टी टी टी। तो संभावनाएं कितनी? 1 + 3 + 3 + 1 8। हाँ जी, 2Q, 2Q में से यस। वाह, तो यहां पर अगर 3 पाई बॉन्ड्स थे तो 2Q। इन जनरल अगर n पाई बॉन्ड्स हैं तो नंबर ऑफ geometrical isomers will be 2:n if different from both the ends। दोनों एंड्स अल्कीन के हैं, उस चेन के उसमें चले, और दोनों एंड्स अलग हैं अगर, तो 2:n ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अगर n डबल बॉन्ड्स हैं तो। आसान है और बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ठीक है, और अगर सेम हो गए तो, हाँ, तो सेम। देखते हैं क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे आसान केस, एक डबल बॉन्ड लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? देखिए 2 ब्यूटीन है, इसमें 2 एंड्स है मिथाइल मिथाइल,
तो आई कैन हैव सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। तो आपके पास है नंबर ऑफ 1 पाई बॉन्ड, तो 2 GIs मिले। ठीक है, मिले 2 डबल बॉन्ड है, वही है CH3 CH3 है, और एक CH डबल बॉन्ड CH और बीच में इंसर्ट कर दिया। संभावनाएं क्या है, और मैं लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे पहले लिख रहा था ना कि ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्साडाइन है, और 2,4 पे पाई बॉन्ड है, 2,4 पे। तो आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए, हैं? हाँ, आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए। अच्छा, कैसे? अब यहां पे लिख के दिखाते हैं। तो जैसे 2,4, 2 नंबर पे, 4 नंबर पर क्या क्या संभावना है भाई? या तो दोनों सिस होंगे, या एक सिस एक ट्रांस, एक ट्रांस एक सिस, और फिर दोनों ट्रांस हो जाएंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हमने कहा ये पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल ब्लाइंडली लिखा। अच्छा, और फिर एकदम से एक चीज याद आई, क्या? कि यहां नंबरिंग 1 से 6 करी है, पर उल्टी भी तो ये 1 से 6 कर सकते थे। हाँ जी, तो 2 4 को मैं 4 2 भी लिख सकता था, इधर से गिनो इधर से एक ही नंबरिंग। अच्छा, तो क्या आप देख सकते हो, ध्यान से सुना मेरी बात, ऑल सिस सही, ऑल ट्रांस सही, पर जिसको मैं कह रहा हूं सिस फिर ट्रांस है, अगर उसी को उल्टा गिनूंगा तो ट्रांस और फिर सिस है, तो सिस ट्रांस और ट्रांसिस दे आर सेम। ऐसा कैसे कह रहे हैं? दे आर सेम। तो ये कायदे में एक ही चीज है जिसको मैंने 2 बार किया। और ये ऐसा कैसे कह रहे हो आप? मैं स्ट्रक्चर बने मैं दिखा देता हूं आपको, ये तो आपको समझ में आया कि दोनों सिस हैं तो अलग है, दोनों ट्रांस है तो अलग है, क्योंकि दोनों सिस कैन नॉट बी सेम एज दोनों ट्रांस, है ना? तो दिस इज ट्रांस ट्रांस, दिस इज सिस सिस। ये तो बढ़िया है। अब आप देखिए कि इसमें यहां से अगर गिनना शुरू करता हूं, तो पहले ट्रांस और फिर सिस है, और यहां सिस और फिर ट्रांस है, जहां बिंदी लगी है वहां से गिनता हूं। ठीक है ना? अगर ऐसा देखूं तो एक TC और एक CT नजर आता है। कायदे में इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होगी? नॉमेनक्लेचर क्या हो दिख रहा है? क्या दिख रहा है? वेल, ये है, एक तरफ से गिनूंगा तो 2 4, उल्टा गिनूंगा तब भी 2 4। तो नंबरिंग कैसे करूंगा? अगर सब कुछ सेम है तो ट्रांस और सिस में सिस अल्फाबेटिकली पहले है तो वहां से गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। भाई साहब क्या हो गए? 2 सिस 4 ट्रांस, ब्यूटनी हेक्साडाइन। और इनको नंबर दिया जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 को पहले गिनेंगे, जिस कोने से 6 वहीं से गिनेंगे। क्यों? 1 से गिनूं और 6 तक जाऊं, या 6 से गिन के 1 पर जाऊं, 6 को नंबर 1 कर दो, उल्टा चलूं, दोनों तरफ से एक जैसा है, हूबहू सिमेट्रिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तो सिस में C को प्रायोरिटी दूंगा, पहले वाले में दूसरे वाले में कैसे भी गिनूंगा। पहले इस कार्बन को 6 बोल रहा था, उस कार्बन को 1 बोलना पड़ेगा। एज पर IUPAC नाम तो उसका भी वही आएगा, 2 सिस 4 ट्रांस हेक्साडाइन। ये तो सेम ही है, वही तो चिल्ला रहा हूं देर से यार, वो दे आर सेम। तो ये अलग नहीं है। तो टोटल कितने GIs हुए? टोटल अगर 2 पाई बॉन्ड्स थे तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे। अच्छा, ये कितने थे? ये थे एक्चुअली 4 - 1, या 2 - 2 - 1, इतने थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लें, फिर थोड़े बड़े कंपाउंड्स भी दिखते हैं। बिल्कुल। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड? पहले चेक करो, दोनों कोने एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, कहां दिख रहे हैं? एक PH एक COH, हाँ कर जा रहे हो। अच्छा अच्छा, तो अलग है एग्जैक्टली। तो बस 1 2, तो 2 to 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है N, तो 2 to N 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। सीधा बात, सीधी बात, नो बकवास। ये बच्चा है। ठीक है, यहां पे कितने होंगे? अब तुम ये देखो
कि जब दो मिथाइल लगे ना, या दो कोई रिंग पर अगर दो ग्रुप लगे, अभी तक डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप बोले थे, रिंग पे नहीं बोले थे, दे कैन बी ईदर सिस और ट्रांस। जैसे एक डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक रिंग के अराउंड भी होगा, तो अगर दो ग्रुप्स हैं तो उससे से ट्रांस हो सकते हैं, तो दे कैन बी ओनली टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, यहां पे बताओ, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, रिंग पे भी सिस ट्रांस संभव है, पाई बॉन्ड पे भी सिस ट्रांस संभव है। पता है, ऐसे मौकों पर हम कहते हैं कि हमारे पास दो स्टीरियो सेंटर्स हैं। अब ये क्या हो गया? स्टीरियो सेंटर है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिससे जुड़े हुए ग्रुप्स अगर आप एक्सचेंज कर दो, लोकेशंस अगर बदल दो उनकी, आगे पीछे कर लो, या स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन है वो बदल दो, तो वो फिर मतलब स्टीरियो आइसोमर्स बन जाए, तो वो सेंटर्स कहलाते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर एक पॉइंट होना जरूरी नहीं है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी एक स्टीरियो सेंटर, इनफैक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का सेंटर है, एक रिंग भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का सेंटर। तो इसमें दो स्टीरियो सेंटर्स हैं, तो 2n यानी 4 बन जाए, 4 बन जाएंगे। कैसे? विश्वास नहीं होता मैं आपको दिखाता हूं, मैं चारों बना के दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको एकदम भरोसा हो जाए हमारी बातों पर। देखिए, आपके पास है मिथाइल, मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये मैंने सिस बनाया है, और जो यहां पर CH डबल बॉन्ड CH ऐसे रखा है CH3। मतलब क्या किया है मैंने, इसको रखा है रिंग के अराउंड रखा है सिस, और अल्कीन को कर दिया है ट्रांस। मैं रिंग के अराउंड सिस ही रखता हूं, पर अल्कीन को आप चाहें तो सिस कर देता हूं, इस अल्कीन। देख रहे हैं आप? अच्छा, हाँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अल्कीन के अराउंड सिस सिस, लेकिन सॉरी, अल्कीन के अराउंड सिस और ट्रांस, और डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों सिस। अब क्षमा चाहता हूं, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं, रिंग के अराउंड दोनों सिस है। अब इसको देखिए, रिंग के अराउंड में ट्रांस कर देता हूं, और अल्कीन के अराउंड सिस ट्रांस फिर से। अच्छा, इसलिए 2 और 2 4, जी हाँ, ये 4 संभावनाएं हैं, आप देख सकते हैं, और इसीलिए नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स 4 है, 4। ओह, कितना अच्छा है ये। हाँ, अच्छा तो है ही सही, बिल्कुल। एक बार इसके गिन दीजिए, द टोटल नंबर ऑफ GIs फॉर द गिवन कंपाउंड। मिथाइल, हाँ जी, और ये क्या है? ये एक डबल बॉन्ड, ये sp2 है। एक अकेला ग्रुप कुछ कर नहीं सकता, तो रिंग से जो जुड़ा हुआ है उसके अराउंड GI का तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये sp3 जरूर था, ये ऊपर नीचे हो सकता है, जो sp2 था वो चपटा चपाट उसी प्लेन में है, वो कोई GI नहीं दिखाएगा। ये डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग में है, ये भी कोई GI नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड दिखा सकता है, दो सिस या ट्रांस, और कोई कुछ नहीं करेगा। राइट, ठीक है। हाँ, व्हाट द नेक्स्ट वन? द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। शानदार, ये कितना होगा? आइए देखते हैं, लगता बड़ा मजेदार है। वेल, अगर आप देखें तो 3 है, तो इट कैन बी ऑल सिस, प्लेन के ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर ऊपर। एंड प्लीज नोट, दिस इज सेम एज नीचे नीचे नीचे। क्यों? ऑल ऑन वन साइड, ऐसा देखना चाहिए, कारण ऐसे रखा है, ये सब सामने आपकी तरफ है, इसी मॉलिक्यूल को घुमाकर ऐसे कर लूंगा तो सब मेरी तरफ आ जाएगा, पर अगर मैं मुड़कर उल्टा खड़ा हो जाऊंगा तो बदल थोड़े जाऊंगा, मैं तो मैं ही रहूंगा। तो अगर सारे ग्रुप्स एक तरफ हैं, तो आज आपको सारे आउटसाइड लग रहे हैं, अब सारे इनसाइड लग रहे होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल वही है। तो दिस इज सेम, 1 एंड 1 डैश आर सेम मॉलिक्यूल्स, उनमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, सारे ग्रुप एक साइड पे,
दो ग्रुप एक साइड में और एक ग्रुप उल्टा। क्या आप देख सकते हो? दो ऊपर एक नीचे। इट इज सेम एज दो नीचे और एक ऊपर। और ऐसे कैसे? हाँ, दो उधर हैं, दो आपके सामने है अगर आप देखिए, और एक पीछे है। तो अगर उल्टा करूंगा तो क्या होगा? एक आपके सामने और दो पीछे ऐसे आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ऐसे और ऐसे उल्टा कर दिया, यही। तो दिस इज सेम। तो सारी पॉसिबिलिटीज बचती हैं। तो कितने? बस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और कुछ नहीं है, ओनली टू। दैट्स इट। हाँ, ऑल ऑन वन साइड या टू ऑन वन साइड एंड वन ऑन द ऑपोजिट साइड। दैट्स इट। और बाकी जो आप जो कागज पे बना सकते थे वो दो पॉसिबिलिटीज थी, और तो मैंने बता दिया किस तरह से वो पहले वालों से मैच करती हैं, आइडेंटिकल हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे। तो इतना ही होगा बस। ठीक है? दिमाग का दही हो रहा है हमारा, अरे इतनी जल्दी दही मत करो, देखो उसी से मिलते जुलता एक और कंपाउंड है उसको। तो कॉमन सेंस से गिनवा रहे हैं आप। सबसे बढ़िया तरीका है कॉमन सेंस से गिनना। वो फॉर्मूला बताया था आपने, बताया था, ठीक है। एक बताया था जो सब जगह चल जाता है, 2:1 वाला, अनसिमेट्रिक वाला। दिक्कत होती है सिमेट्रिक वालों में, क्योंकि सिमेट्रिक में एक रेगुलर फॉर्मूला चलता नहीं है ना। तो इसलिए वो सबसे अच्छा है कि आप उसको कॉमन सेंस से करें, और उस कॉमन सेंस को ही ट्रेन कर रहे हैं हम इन एग्जाम्पल्स के मार्फत। कैसे करोगे? ऑल, जितने हैं सारे के सारे ऑल ऑन वन साइड। ऑल अप या ऑल डाउन इज सेम, मत भूलना। दिस इज सेम एज, मैं बना के भी दिखा देता हूं। अगर आप बाद में कागज पे घर पे बनाओ और फिर आपको लगे नहीं नहीं ये तो एक्स्ट्रा है ना, दिस इज सेम। वन एंड वन डैश इज सेम एज वन। फिर हमने कहा सारे एक साइड पे रखो, तीन एक, और चौथा उल्टा कर दो। ठीक है? एंड दिस विल बी सेम एज, बताओ, थ्री अप वन डाउन इज सेम एज थ्री डाउन वन अप। ओ, ऐसा है जी हाँ। तो फोर अप, फिर थ्री अप, तो बचेगा टू अप। टू अप, अब इसमें थोड़ा सा पंगा है। कौन सा वाला टू अप? ये वाला टू अप या ऑल्टरनेट वाला? तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये जैसे नहीं। तो फोर अप, थ्री अप, आप मतलब बाहर निकलते हो। टू अप, चार केसेस आता है। अब वन अप करेंगे तो थ्री डाउन होगा, थ्री डाउन इज सेम। या जीरो अप करेंगे तो फोर डाउन होगा, वो भी सेम। तो बस आ गया जितना ना था। कितने हैं टोटल? चार। और ये सब वो केसेस हैं जो सस्ते गाइडों वाले फॉर्मूले से नहीं होते, उनमें आप फंस जाओगे। और बहुत कूलली, बगैर किसी खिचड़ी पकाए, आप बिल्कुल सही से आंसर सही निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत टफ है क्या? हाँ, कॉमन सेंस होता है। ठीक है ना? चलिए, अगर CL वो ज्यादा टफ केस था, यहाँ तो BR लगा दिए, ये इजी हो गया है शायद, पता नहीं, देखें, बताओ, देखते हैं कितना है। मतलब चारों एक जैसे थे। अब यहाँ का मजा अलग होगा, कैसे? एक तो वही है, ऑल अप या ऑल डाउन। ठीक है, एक केस है ऐसा। अब जब वन डाउन होना है, तो वन डाउन में अब दो संभावनाएं होंगी कि CL डाउन है या BR डाउन है। तो दिस कैन बी BR या दिस कैन बी CL। तो अब ये टू और थ्री अलग अलग, सेम है। और जब दो डाउन होने हैं, तो अब अलग रहता है कि दोनों CL जो हैं, ठीक है, दो CL ऐसे हैं और दो BR ऐसे हैं, दो अप दो डाउन होना है ना। तो दोनों अप में या तो CL अप हो गए और BR डाउन, विच इज सेम एज, अगर इसे को उल्टा कर दूं तो BR अप CL डाउन हो जाएंगे, तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फोर्थ
और 4' सेम है। समझ में नहीं आ रहा? मैं बना के दिखा देता हूं ऐसे, ये 4' ये सेम। क्यों? इसी मॉलिक्यूल को ऐसे रख दोगे तो 4 से 4' बन जाएगा, और सिर्फ मैं घूम जाऊंगा, मैं बदल नहीं जाता, मैं ही रहता, आइसोमर नया नहीं बना। हाँ, ये हो सकता है कि एक Cl और एक Br अप हो जाए, और दूसरा Cl और दूसरा Br डाउन हो जाए। हाँ, हो सकता है। ठीक है, ये एक अलग चीज हो गई। फाइन, सारे केस आ गए। जी हाँ, अब तो रिपीट होंगे। कौन से? हमने कहा था ये ऑल अप, ये 0 डाउन, फिर 1 डाउन और 2 डाउन था ना। 3 डाउन इज सेम एज 3 अप, ये आ जाएगा, और 4 डाउन इज सेम एज 4 अप, ये आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने? 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इसके, 5। इनके देखिए, सबके मैं स्ट्रक्चर्स के बना के आपको दिखा दिए हैं ऐसे। मस्त मस्त। ये क्या है? देखते जाइए, मजेदार है। एक्सोसाइक्लिक ऑक्साइड्स बनाए। और वैसे अगर आप गौर करें तो इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। क्यों? अगर ये ऐसा है तो हम देखें, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक N और OH को उल्टा कर दें। लोन पेयर और लोन पेयर या तो एक तरफ हो जाएं, जैसे यहां पे। अगर आप गौर करें, डबल बॉन्ड रिजिड है, तो ये पूरा जो ड्रामा है, ये जो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जैसे डबल बॉन्ड होता है वैसे ही। तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा दिखाया गया है, पर इस यूनिट के अराउंड कुछ हिलना डुलना तो होगा नहीं, कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही रहना है। तो डबल बॉन्ड या तो एक तरफ है, या डबल बॉन्ड उल्टी तरफ है। दो संभावनाएं, कितनी? टोटल 2 और कुछ नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2। दैट्स इट, बस 2 और कुछ नहीं। लास्ट में काम करते हैं चलते चलते। आपको याद होगा हमने कहा था सिमेट्रिक वाले 3 पाई बॉन्ड और देखेंगे, तो वो मैं आपको फटाफट गिन के और दिखा देता हूँ। देखिए, और दूसरे काफी टफ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, पर एक वो था जो मन में था कि करना है, कर देते हैं। सिमेट्रिक है, मिथाइल मिथाइल है, और यहाँ देखिए पाए पाए पाए, ऐसा है भाई। ओ वाह, कैसे करेंगे इसको? मैं करता हूँ ना आपके साथ, देखिए ऐसे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टाट्राइन है ये, जिसमें 2 4 और 6 पर कुछ होना है जो होगा। ठीक है, मानते हैं। अब 2 4 6 में कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है? एक तो आ सकती है भाई, ये सिस सिस सिस, सारा सिस हो जाए। ठीक है, फिर ये हो सकता है कोई एक सिस हो जाए, या 2 सिस रह जाए, एक ट्रांस आ जाए। ट्रांस कहां आएगा? क्या आप देख सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट, इधर से फर्स्ट है वो उल्टे से लास्ट होगा, उल्टे से जो फर्स्ट है वो इधर से लास्ट होगा, वो सिमेट्रिक है, एक जैसा है, इधर उधर से कोई फर्क नहीं। तो ट्रांस यहां रखूं या यहां, दे विल बी सेम। क्या क्या? 2 सिस तो होने ट्रांस। तो वन ट्रांस या अंतिम, पहला या अंतिम ट्रांस, जो एक तरफ से पहला है वो उल्टी तरफ से अंतिम है, और दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, तो ये कोई नई चीज नहीं। तो इसको मैं अलग से नहीं गिनूंगा, ये जो। अच्छा, हाँ, बीच में अगर ट्रांस आ जाता तो एक नया आइटम। बिल्कुल, ठीक है, मानते हैं। तो तुमने देखा था, हमने 3 पॉसिबिलिटी देखी थी। ट्रांस को कैसे, ट्रांस वाले को या तो यहां रखा, या यहां रखा, या यहां, और 3 में से 2 संभावनाएं कॉमन हो गई, हट गई, एक ही बची, मतलब, और एक अलग थी ऑफकोर्स। तो ये सेम है, अलग अलग नहीं है। तो एक्चुअली ये 2 पॉसिबिलिटीज बची। ठीक है, फिर ऐसे ही जरा और नीचे उतरो, देखो क्या है। अगर सिस, मतलब यहां तो 2 सिस थे, एक ट्रांस था, अगली पॉसिबिलिटी है कि 2 ट्रांस हैं और एक सिस है। तो सिस यहां हो, ये यहां,
फिर से मैं कहूंगा सेम है, पहला या अंतिम में कोई फर्क नहीं। और फर्क है तो अगर वो बीच में था तब फर्क है, और या फिर सारे ट्रांस हो जाए तो फर्क है। तो 3 में से खाली 2 ही बचे और ये 1। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 6। अच्छा, ऐसा है जी, हाँ ऐसा हो जाए, राइट। काउंट दिस, परफेक्ट। तो बच्चों वैसे तो स्टीरियो आइसोमर काउंटिंग है बहुत मजेदार काम, और ये जितना भी कर लिया जाए कम ही रहता है, कभी ज्यादा नहीं होता। आज लेकिन हमने ठीक ठाक काम कर लिया है। अब ऑफ कोर्स आगे मुलाकातें होंगी ना, और भी बातें होंगी। कब? अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।